वेलकम बैक टू किन्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज हम सेशन शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 176 से और क्वेश्चन नंबर 200 तक आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि ये जो MCQs हम डिस्कस कर रहे हैं यूट्यूब पर, इसकी PDF आपको मिलेगी किन्स कॉमर्स जोन की ऐप पर। उसी ऐप पर आपको अकाउंटेंसी के 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। हर टेस्ट में 50 क्वेश्चंस हैं, यानी कुल मिलाकर 500 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। विद एनालिसिस वीडियोस होंगे वो, और साथ ही साथ एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ भी आपको अब उसमें ऐड कर दी गई है, वो भी आप उसमें से ले सकते हो। ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि ऑफलाइन क्लासेस 11th 12th BCom BBA और CA फाउंडेशन के लिए चल रही हैं। अगर किसी को वो क्लास ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके कॉल करके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 176, अंडर विच मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इज एक्सट्रैक्टेड एंड रिटन अगेंस्ट ईच अकाउंट। किस मेथड से, कौन सा मेथड है ट्रायल बैलेंस का जिसमें हर अकाउंट का बैलेंस निकाला जाता है और उसके सामने लिखा जाता है। आपको याद होगा कि हम बनाते थे, जस्ट ए सेकेंड, हम बनाते थे एक लेजर। जैसे मान लो हमने कैश अकाउंट बनाया, तो यहाँ का टोटल हम जो भी होता था, सपोज करो यहाँ का टोटल 10,000 है। इसमें से ये वाली साइड जो है क्रेडिट साइड आपकी जो, वो माइनस करते थे, और माइनस करने का मान लो यहाँ ये टोटल आपका 6,000 है इस तरफ, तो बैलेंस कितना बचता था, बैलेंस कितना बचा 4,000। तो इस बैलेंस को हम, इसी बैलेंस को कैरी करके कहाँ लेके जाते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर की। और जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ये डेबिट क्रेडिट कॉलम आपका होता है, तो हम जब कैश लिखते हैं तो इसी बैलेंस को, ये जो बैलेंस है यहाँ पे लिख देते हैं 4,000। ठीक है, तो यही पूछा गया है कि किस मेथड, अंडर विच मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के किस मेथड के अंदर बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट, बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट मतलब इस अकाउंट का जो बैलेंस है इज एक्सट्रैक्टेड, निकाला जाता है, एंड रिटन अगेंस्ट ईच अकाउंट, और हर अकाउंट के आगे लिखा जाता है। तो वो मेथड है बैलेंस मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस। ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 177, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस इफ 2,000 received as rent and correctly entered in the cash book but not posted to rent account। देखिए, आप खुद समझिए इसे, मैं आपको समझा के दिखाता हूँ। ये आपका डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस की, ये आपकी क्रेडिट साइड। अगर आपको 2,000 का रेंट मिला, इसका मतलब आपका कैश बैलेंस जो है, जो कि डेबिट साइड में आता है, 2,000 रुपया बढ़ गया। और क्योंकि ये रेंट आपकी इनकम है, ये रेंट आपकी इनकम है, तो इट मीन्स इनकम आपकी यहाँ आनी चाहिए क्रेडिट साइड में, यहाँ पे आपका रेंट आना चाहिए, ताकि दोनों साइड्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए। लेकिन क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस इफ 2,000 इज रिसीव्ड एज रेंट एंड करेक्टली एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में तो हमने एंटर कर लिया, बट नॉट पोस्टेड टू रेंट अकाउंट, लेकिन रेंट अकाउंट में हमने एंटर नहीं किया, तो यहाँ पर हम लिखना भूल गए। तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि मेरी ये डेबिट साइड जो है 2,000 बड़ी हो गई एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड। तो अब पढ़ते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए, डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस विल एक्सीड बाय 2,000। बिल्कुल सही कि हमारी जो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड है वो 2,000 रुपया बढ़ जाएगी, यही इसका राइट आंसर है। बी कहता है डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस विल डिक्रीज। डिक्रीज नहीं होगी क्योंकि हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया लेकिन क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये इंक्रीज होगी, तो ये रॉन्ग है। क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस विल डिक्रीज बाय 2,000। बिल्कुल, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस डिक्रीज नहीं होगी एज कंपेयर टू जो हमारी डेबिट साइड है, इससे कम हो जाएगी। कम नहीं होगी, माइनस नहीं होगी, मतलब यहाँ 2,000 बढ़ जाएगा, ये कम डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं गया, इसलिए एज कंपेयर टू डेबिट साइड ये कम दिखेगा, लेकिन ये नहीं है कि माइनस हो जाएगा। डी, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस विल एक्सीड बाय 2,000, कि जो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड है वो 2,000 बढ़ जाएगी, गलत है। बढ़ेगी कौन सी साइड, डेबिट साइड। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करें। फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप डीड एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है? ऑप्शन ए, पार्टनरशिप डीड इज इन राइटिंग एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ओरल। ऐसा कुछ नहीं है, तो ये आंसर गलत है कि एक राइटिंग में एक ओरल में होती है। पार्टनरशिप डीड इज साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स
बट पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइन बाय मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर। ऐसा भी कुछ नहीं है कि पार्टनरशिप डीड सारे साइन करते हैं और पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो मेजॉरिटी ज्वाइन करते हैं, तो ये आंसर भी गलत है। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप डीड, तो ये दोनों गलत हैं। इज रजिस्टर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ वेयर एज पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नॉट रजिस्टर्ड। जो हमारी पार्टनरशिप डीड होती है जो कि रिटर्न में होती है, ये कोर्ट ऑफ लॉ में रजिस्टर्ड की जाती है, यानी कोर्ट में रजिस्टर्ड किया जाता है, लेकिन पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है इसको रजिस्टर्ड नहीं किया जाता, तो ये इसका सही आंसर है। चलिए जी, डी पार्ट भी पढ़ी लेते हैं। पार्टनरशिप डीड इज नॉट सब्जेक्ट टू चेंजेस। पार्टनरशिप डीड चेंजेस नहीं हो सकती अनलेस ऑल पार्टनर्स एग्रीज टू इट। बिल्कुल सही, पार्टनरशिप डीड जो है चेंज नहीं होती जब तक सारे पार्टनर एग्री ना हो, लेकिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी अमेंडेड विद द कंसेप्ट ऑफ मोर देन 50% पार्टनर। ये गलत है। पहला पार्ट ठीक है इसका कि पार्टनरशिप डीड अगर चेंज करनी है तो सारे पार्टनर उसके लिए एग्री होने चाहिए, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी अगर चेंज करना अमेंड करना तो उसके लिए भी सारे पार्टनर एग्री होने चाहिए। ये नहीं कि 50% या 60% एग्री हो तो चेंज हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी गलत है। ओनली सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज फॉलोइंग आर द डिफरेंस बिटवीन अकाउंट करंट एंड करंट अकाउंट एक्सेप्ट। एक को छोड़कर बाकी जो है सारे करंट अकाउंट अकाउंट करंट और करंट अकाउंट के डिफरेंस के बारे में बात करते हैं एक्सेप्ट वन। वो कौन सा है? पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अकाउंट करंट इज प्रिपेयर्ड बाय क्रेडिटर टू हिज डेटर। सबसे पहले आप ये समझ लो कि अकाउंट करंट होता क्या है। देखिए दोस्तों, दो लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन्स होती हैं, मान लो ए और बी, दो लोग हैं, इन दोनों के बीच कुछ ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, ठीक है। आप ए को बायर कह सकते हो, बी को सेलर कह सकते हो, ठीक है, लेंडर कह सकते हो, इसको बारोर कह सकते हो, लोन देने वाला और लोन लेने वाला, ठीक है। तो किसी तरह की इनमें कुछ ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। अब जब ये ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कुछ लेन देन होता है, तो उस लेन देन में क्या होता है कि एक डेट फिक्स की जाती है किसी भी लेन देन के लिए। मान लो ए ने बी को पैसे देने, तो एक डेट फिक्स कर देगा कि हाँ 10 तारीख को मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन मान लो वो 10 तारीख तक नहीं देता, तो उसके बाद उसको फिर इंटरेस्ट जो ए है बी से इंटरेस्ट चार्ज करता है, और सेम बी भी करता है एक ए के लिए। वो भी अगर मान लो कुछ ट्रांजैक्शन हुई हैं, दोनों में लेन देन हुआ है, तो दोनों एक डेट फिक्स करते हैं जिसके अंदर उनको सेटलमेंट करनी होती है, और अगर वो सेटलमेंट नहीं करते तो उसके बाद उनको इंटरेस्ट देना होता है। तो ए ने बी को इंटरेस्ट देना है या फिर बी ने ए को इंटरेस्ट देना है। इसी इंटरेस्ट की सेटलमेंट के लिए क्या बनाया जाता है? अकाउंट करंट बनाया जाता है। तो दो लोगों के बीच जो उनमें लेन देन हुआ, उस लेन देन पर जो इंटरेस्ट एक दूसरे से उन दोनों ने चार्ज करना है, उसकी सेटलमेंट के लिए हम क्या बनाते हैं? अकाउंट करंट बनाते हैं, ठीक है। तो अब ज़रा इसका डिफरेंस देख लें। फॉलोइंग आर द डिफरेंस बिटवीन अकाउंट करंट एंड करंट अकाउंट। अकाउंट करंट का मतलब मैंने आपको समझा दिया। अकाउंट करंट इज प्रिपेयर्ड बाय द क्रेडिटर टू हिज डेटर। बिल्कुल सही, क्रेडिटर किसके लिए बनाता है? डेटर के लिए बनाता है। और करंट अकाउंट कौन बनाता है? पार्टनर्स ऑफ फर्म। ये सही है। एक्सेप्ट जो डिफरेंस नहीं है हमें उसकी बात करनी है। बिल्कुल ये सही डिफरेंस है। अकाउंट करंट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शन बिटवीन द सप्लायर एंड द कस्टमर। अकाउंट करंट जो है सप्लायर और कस्टमर के बीच के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। बिल्कुल सही, ये मैंने अभी आपको बताया। और करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शन बिटवीन द फर्म एंड पार्टनर। ये भी सही है, तो ये भी इसका डिफरेंस है। सी, अकाउंट करंट इज ए स्टेटमेंट, करंट अकाउंट इज एन अकाउंट। ये गलत है। अकाउंट करंट भी अकाउंट ही है, तो दोनों ही अकाउंट हैं। अकाउंट करंट कोई स्टेटमेंट नहीं है। सो ये जो आंसर है ये गलत है। अकाउंट करंट इज एन अकाउंट, सॉरी, अकाउंट करंट इज ए स्टेटमेंट और करंट अकाउंट इज एन अकाउंट। ये गलत है डिफरेंस, क्योंकि अकाउंट करंट जो है ये भी अकाउंट है और करंट अकाउंट जो है ये भी अकाउंट, दोनों ही अकाउंट हैं। इसलिए ये नहीं है कि एक स्टेटमेंट और एक अकाउंट है, तो ये गलत डिफरेंस है। बाकी सारे जो हैं सही हैं। डी पार्ट भी देख लेते हैं। अकाउंट करंट इज नॉट द पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, करंट अकाउंट इज पार्ट ऑफ बुक्स अकाउंट। बिल्कुल, अकाउंट करंट जो है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट का हिस्सा नहीं है। इसको ना भी बनाए तो चलेगा, लेकिन करंट अकाउंट को जो है वो हमें बनाना ही होता है इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये इसमें जो सही आंसर है वो रहेगा सी, अकाउंट करंट इज ए स्टेटमेंट, करंट अकाउंट इज एन अकाउंट। अकाउंट करंट भी अकाउंट ही है, स्टेटमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 180, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट पार्टनर्स आर लायबल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन देयर लोन। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं बना, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनी, तो पार्टनर्स को लोन पे कितना परसेंटेज देना होता है? ये सबको पता है कि अगर पार्टनरशिप डीड ना बनी हो तो जिस पार्टनर ने लोन दिया उसको एट द रेट ऑफ 6% पर एनम जो है वो इंटरेस्ट देना है। तो याद रखेंगे आप कि अगर
जो पार्टनरशिप डीड है वो नहीं बनी है, तो जो पार्टनर लोन दे रहा है उसको 6% पर एनम, ये डी पार्ट जो है वो सही है, क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। 6% ये पर एनम ये लिखा होना चाहिए, 6% पर एनम उसको मिलेगा ही मिलेगा इंटरेस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। पार्टनर एक्ट एज डैश फॉर द फर्म। पार्टनर फर्म के लिए किस तरह से काम कर सकता है? एजेंट, थर्ड पार्टी, एम्प्लॉय, नन ऑफ द अबव। एक पार्टनर जो है एज एन एजेंट भी फर्म के लिए काम कर सकता है। मतलब अगर मान लो 3 पार्टनर हैं ए बी सी, और मान लो ए और बी काम नहीं कर रहे, तो ए और बी के बिहाफ पे सी काम करेगा, लेकिन सी जो भी इसमें डिसीजन लेगा उसका जो इम्पैक्ट है वो ए और बी पर भी आएगा। मतलब जिस चीज़ के लिए सी रिस्पॉन्सिबल रहेगा, कोई डिसीजन लिया, ए और बी भी इक्वली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सी को एक तरह से अपना एजेंट बना लिया है उनके बिहाफ पे काम करने के लिए। तो एक पार्टनर जो है एक एजेंट के तरह भी काम कर सकता है किसी पार्टनरशिप फर्म के लिए। नेक्स्ट, बिल एंड मोनिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। बिल और मोनिका पार्टनर्स हैं जिनकी शेयरिंग रेशियो 3:2 है। हैविंग द कैपिटल ऑफ रुपीज़ 80,000 एंड 50,000। दोनों की कैपिटल कितनी है? एक की 80,000 है और बिल की 80,000 और मोनिका की है 50,000। दे आर एंटाइटल्ड टू 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उनको कैपिटल पर इंटरेस्ट 9% मिलना है साल का, बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न रुपीज़ 7,800। उस साल फर्म को 7,800 का प्रॉफिट हुआ आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट देने के बाद। प्रॉफिट अपॉर्शन अमंग बिल एंड मोनिका। देखिए सबसे पहले आप देखिए शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2 है। ये आपके सामने शेयरिंग रेशियो यहाँ पे 3:2 दिख रही है आपको। 3:2 का प्रॉफिट है, कैपिटल पे वो इंटरेस्ट दे चुके हैं। ठीक है, ये आगा क्वेश्चन आपका यहाँ पर, कैपिटल पे वो इंटरेस्ट दे चुके हैं। अब प्रॉफिट इंटरेस्ट देने के बाद प्रॉफिट 7,800 का है, उस 7,800 के प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपने देखा कि जो शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। इसका मतलब बिल का शेयर कितना होगा 7,800 में? 3:2 रेशियो है तो 3/5, राइट। इसका शेयर हो जाएगा 3/5। तो ज़रा कैलकुलेट करके देख लेते हैं 7,800 का 3/5, तो इसको मिलेगा 4,680 शेयर। ठीक है, और मोनिका को 7,800 का प्रॉफिट है, इसको 2/5, शेयरिंग रेशियो 3:2 है, ये याद रखो आप। तो इसको 2/5 मिलेगा। तो देख लेते हैं 7,800 का 2/5 करके मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, तो ये आएगा 3,120। तो ये जो आंसर है ये पहले वाला आंसर है ए, तो इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज राम एंड श्याम आर पार्टनर्स विद a capital of रुपीज़ 25,000 एंड 15,000। राम और श्याम पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल कितनी है? 25,000 और 15,000। इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम। कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना देना है? 10%। फाइंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ द पार्टनर्स व्हेन द प्रॉफिट अर्न बाय फर्म इज 2,400। हमें पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट बताना है अगर उनका जो प्रॉफिट है 2,400 का है। देखिए अगर मैं ये दोनों कैपिटल को ऐड कर दूं 25,000 और 15,000, पहले इन कैपिटल को ऐड कर लेते हैं 25 और 15, यानी हमारी टोटल कैपिटल बनती है 40,000। ठीक है, इस 40,000 पे हमें 10% इंटरेस्ट देना है, तो अगर मैं 40,000 का 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँ वो बनता है 4,000। क्लियर है। लेकिन आप देखो कि यहाँ पर प्रॉफिट 2,400 का है और यहाँ पे एक रूल रहता है कि आप मैक्सिमम उतना ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो जितना प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास 2,400 का प्रॉफिट है तो आप 4,000 इंटरेस्ट कहाँ से दोगे? प्रॉफिट ही 2,400 का है। तो याद रखना, इन केस अगर आपका प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर जो सैलरी या कमीशन कोई भी खर्चा उससे ज़्यादा है, तो मैक्सिमम आप उतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो जितना आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है। इस केस में 2,400 प्रॉफिट है, तो यही प्रॉफिट आपको इन दोनों पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वैसे तो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 का 10%, राम का इंटरेस्ट बनता था 2,500 और श्याम का 15,000 का अगर 10% करें तो बनता था 1,500। ठीक है, ऐसे तो इंटरेस्ट एक का 2,500 और एक का 1,500 बनता है, लेकिन हम इतना दे ही नहीं सकते। हम कितना देंगे मैक्सिमम इंटरेस्ट? 2,400। 4,000 तो इंटरेस्ट दे ही नहीं सकते, इतना प्रॉफिट ही नहीं, क्या करेंगे? तो देखिए
तब आपको, क्योंकि जिसका ज़्यादा इंटरेस्ट बनता है उसको ज़्यादा प्रॉफिट देना पड़ेगा 2400 का, और जिसका कम बनता है कम। तो इसका मतलब हमें इस इंटरेस्ट को सॉरी कैपिटल की रेशो में बांटना पड़ेगा। और कैपिटल रेशो क्या है? 25,000 और 15,000। ज़रा इसको अगर रेशो बनाएं, 3 0 कट गए, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा, यानी ये जो 2400 है इसको हम 5:3 की रेशो में बांटेंगे। तो देख लेते हैं राम का शेयर कितना बनेगा। राम का शेयर बनेगा 2400 का प्रॉफिट है 5/8, यानी राम का इंटरेस्ट बना 1500 और शाम का कितना प्रॉफिट है 2400 का, इसका 3/8 यानी 900। यानी हमें बांटना ये 2400 ही है। और किस रेशो में? क्योंकि पूरा इंटरेस्ट नहीं दे सकते तो कैपिटल की रेशो में बांट देंगे। जिसकी ज़्यादा कैपिटल उसको ज़्यादा इंटरेस्ट, जिसकी कम कैपिटल उसको कम इंटरेस्ट। तो इसका मतलब 1500 और 900 की रेशो में ये बटेगा। बी हमारा जो है राइट आंसर है। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। सीता एंड गीता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:1। सीता और गीता दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग रेशियो इनकी 4:1 है। मीता वाज मैनेजर हु रिसीव्ड द सैलरी ऑफ 4000 पर मंथ। मीता जो है वो मैनेजर है, इसके लिए उसको 4000 रुपये महीना सैलरी मिलती है। और साथ में इन एडिशन टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और जो उसका कमीशन है वो 5% है नेट प्रॉफिट का उसकी कमीशन देने के बाद। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ ₹6,78,000। प्रॉफिट जो है उस साल का 6,78,000 है बिफोर चार्जिंग सैलरी। अभी उसमें से सैलरी नहीं दी गई। बिफोर चार्जिंग सैलरी का मतलब कि अभी तक इसमें से सैलरी नहीं दी गई है। फाइंड आउट द टोटल रेमुनेशन ऑफ मीता। हमें मीता की रेमुनेशन बतानी है। देखिए दोस्तों कैसे दिखाएंगे, थोड़ी सी पहले मैं जगह बना लूँ यहाँ। चलिए तो सबसे पहले मीता की जो सैलरी है वो 4,000 रुपया महीना है। अगर मैं इसको साल की कैलकुलेट करूँ वो बनती है 48,000। एक तो वो सैलरी ले रही है, अब उसको कमीशन भी है 5% प्रॉफिट का। लेकिन आप यहाँ देखो प्रॉफिट जो है 6,78,000 का बिफोर चार्जिंग सैलरी। अभी इसमें से सैलरी दी नहीं गई है, तो हम क्या करेंगे 6,78,000 में से पहले वो सैलरी माइनस कर देंगे क्योंकि अभी तक दी नहीं गई है। तो 6,78,000 में से मैंने 48,000 की सैलरी जो अभी तक नहीं दी गई वो माइनस की, तो बचा कितना 6,30,000। तो अब आपको याद रखना है कि अगर 5% आपको कमीशन निकालनी है, कितने भी परसेंट हो, लेकिन ये वर्ड याद रखना आफ्टर। जब भी ये वर्ड आफ्टर दिया होगा तो आपने कमीशन कैसे निकालनी है। 6,30,000 आपका प्रॉफिट बचा सैलरी देने के बाद 5/105। मैंने आपको पहले भी बताया था, ज़्यादा रॉकेट साइंस में घुसने की ज़रूरत है नहीं। जब भी वर्ड आफ्टर दिया हो, किसी परसेंटेज को कैलकुलेट करने में वर्ड आफ्टर दिया हो, तो जो परसेंटेज ऊपर लगानी है वही नीचे आपने 100 में ऐड कर देनी है। तो जहाँ जैसे यहाँ 5 था तो नीचे 100 में 5 ऐड किया 105 हो जाएगा। लेकिन कब? जब वर्ड आफ्टर लिखा हो ये वर्ड, ठीक है। अगर बिफोर लिखा हो वर्ड कि बिफोर चार्जिंग, तो सिंपल जो परसेंटेज ऊपर है नीचे 100 कर देना है। तो अगर मैं अब इसको 6,30,000 का इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105 करूँ तो वो आता है 30,000। तो कमीशन इसकी कितनी होगी 30। कुल मिला के हमें पूछा था कि मीता को कितनी रेमुनेशन जाएगी, यानी टोटल कितना पैसा उसको मिलेगा। 48,000 की सैलरी और 30,000 की कमीशन, कुल मिला के उसको मिलेगा 78,000। ये हमारा आंसर है ए में, तो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल इज नोन एज। यानी पार्टनरशिप में वो रिलेशन जिसमें कि सारे जो हैं प्रॉफिट को शेयर करेंगे। कैरीड ऑन बाय ऑल का मतलब उस बिज़नेस को सारे देखें, सारे उसके लिए काम करें। या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब कि ज़रूरी नहीं सारे काम करें। 3 पार्टनर ए बी सी सारे भी काम कर सकते हैं, सबके बिहाफ पे सी काम कर सकता है या फिर ए काम कर सकता है, बी काम कर सकता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर। पार्टनरशिप फर्म के क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट इज 2 और मोर पर्सन कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट। बिल्कुल ये तो है इसका फीचर कि 2 या उससे ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं। शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन फिक्स रेशो, हाँ बिल्कुल प्रॉफिट को एक फिक्स रेशो में शेयर करते हैं जो कि एग्रीड रेशो उनकी होती है। तीसरा बिजनेस
कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये तो भी बताया कि ज़रूरी नहीं कि अगर 3 पार्टनर तीनों बिजनेस करें, तीनों बिजनेस को चलाएं, उनके बिहाफ पे कोई 1 या 2 भी चला सकता है, तो ये भी है। और डी ऑल ऑफ द अबव, तो क्योंकि ये सारे ही फीचर हैं पार्टनरशिप के, तो आंसर रहेगा डी ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज फर्म हैज़ अर्नड एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट विच विल नॉट बी रिन्यूड। फर्म को किसी कॉन्ट्रैक्ट से काफ़ी हाई प्रॉफिट हुआ जो कि अभी रिन्यू नहीं हुआ था। इन सच केस द प्रॉफिट फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड। इस प्रॉफिट को हम कहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे? प्रॉफिट शेयर ऑफ द पार्टनर्स नहीं, यहाँ तो इंक्लूड करेंगे, प्रॉफिट तो पार्टनर्स में बटेगा। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल की कैलकुलेशन में इसको हम जो है प्रॉफिट को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं उसमें जो एवरेज प्रॉफिट करते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट करने का मेन कारण होता ही यही है कि अगर किसी एक साल, देखिए एवरेज प्रॉफिट हम कितने साल का करते हैं? 3 साल का, कभी 4 साल का, कभी 5 साल का, मतलब 1 साल का तो प्रॉफिट नहीं लेते। उसका रीज़न ये होता है कि कभी एक साल में हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया हो या बहुत कम प्रॉफिट हुआ हो, जिसकी वजह से आपकी जो गुडविल की पिक्चर आएगी वो फॉल्स पिक्चर होगी, मतलब सही नहीं होगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट लेते हैं, 3, 4 या 5 या 6 साल का लेते हैं, ताकि अगर किसी साल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट या बहुत कम प्रॉफिट हुआ हो उसको एवरेज आउट किया जा सके। तो इसी तरह अगर कोई हाई प्रॉफिट हुआ है किसी कॉन्ट्रैक्ट से, तो उस प्रॉफिट को हम जब गुडविल की वैल्यू लेंगे उसमें हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो बी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 187 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल टू। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना तो पार्टनर्स को क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी? बिल्कुल नहीं। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो सैलरी नहीं मिलती। कमीशन मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती। प्रॉफिट को कैपिटल रेशो में बांटा जाता है? बिल्कुल नहीं। इक्वल रेशो में बांटा जाता है, ये भी याद रखो। कब? जब पार्टनरशिप डीड ना बनी हो। हाँ, एक चीज़ है कि अगर पार्टनरशिप डीड ना बनी हो तो पार्टनर्स को, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उस पर उसको इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ कितने परसेंट मिलता है? 6% पर एनम उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो सी इज़ द राइट आंसर कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट लोन देना है, बाकी कोई भी चीज़ सैलरी नहीं देनी, कमीशन नहीं देनी, और प्रॉफिट को अगर बांटना भी है तो इक्वल रेशो में बांटना है। चलिए जी नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द एग्रीमेंट बट ओनली फ्रॉम। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविज़न है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है, तो कहाँ से देना है? आज ही डिस्कस किया कि जो इंटरेस्ट है वो हमेशा कहाँ से दिया जाता है? प्रॉफिट से दिया जाता है। अभी आज के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि 2400 का प्रॉफिट है, 4000 का इंटरेस्ट बन रहा था, तो हम इतना इंटरेस्ट दे नहीं सकते। हम कितना देंगे? जितना मैक्सिमम हमारे पास प्रॉफिट है। तो याद रखना कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है, अगर पार्टनरशिप डीड में इसका प्रोविज़न है कि पार्टनर्स को दिया जाएगा तो हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा। प्रॉफिट नहीं है तो फिर वो नहीं दिया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज पार्टनर्स आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओनली व्हेन। पार्टनर्स को ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कब देना होता है? व्हेन प्रोवाइडेड बाय द, यहाँ डैश है, व्हेन पहला प्रोवाइडेड, बी एग्रीमेंट, बी ऑप्शन परमिटेड, इन्वेस्टर्स, सी एग्रीड, पार्टनर्स, डी ए एंड डी। तो पार्टनर्स को ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कब देना होता है? जब प्रोवाइडेड हो पार्टनरशिप डीड में बाय द एग्रीमेंट और उसका एग्रीमेंट भी हो। जब पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइडेड हो और उसका एग्रीमेंट बना हो तब पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है। सो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट इज व्हेन ए पार्टनर इज गिवन गारंटी बाय द अदर पार्टनर लॉस ऑन सच गारंटी विल बी बॉर्न बाय। देखिए गारंटी का मतलब अगर किसी एक पार्टनर, श्योरिटी, गारंटी मतलब श्योरिटी, अगर किसी एक पार्टनर ने गारंटी ली है किसी दूसरे पार्टनर की, तो लॉस ऑन सच गारंटी विल बी बॉर्न बाय। उसका लॉस कौन बॉर्न करेगा? मान लो ए ने गारंटी दी बी को कि बी का प्रॉफिट 10,000 होगा, ठीक है। ये गारंटीड अमाउंट किसने दिया? ए ने उसकी गारंटी ली थी। लेकिन मान लो बी का प्रॉफिट 8,000 आया, इसका मतलब ए ने जो गारंटी ली थी 10,000 की, उससे 2,000 कम है, तो वो गारंटी कौन बेयर करेगा? ए बेयर करेगा, उसको 2,000 अपने शेयर में से निकाल के देगा। ये होता है गारंटी का मतलब कि जितना अमाउंट एक पार्टनर गारंटी कर रहा है अगर उससे कम आए तो जितना अमाउंट कम आएगा वो पार्टनर अपने शेयर में से देगा। तो यही क्वेश्चन पूछा गया कि गारंटी कौन, वो लॉस जो है गारंटी का कौन बेयर करेगा? ए पार्टनरशिप फर्म, बी ऑल द अदर पार्टनर्स, सी पार्टनर हु गिव्स द गारंटी। भाई जिसने गारंटी दी वही बेयर करेगा, बाकी पार्टनर्स क्यों करेंगे या फर्म क्यों बेयर करेगी? तो जो पार्टनर गारंटी देता है अगर कोई लॉस हुआ तो वो वही देगा जिसने गारंटी दी थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज गारंटी गिवन बाय, गारंटी गिवन बाय ए पार्टनर ए
बाय द अदर पार्टनर बी एंड सी मीन्स, अगर ए ने गिवन टू पार्टनर ए, अगर ए को गारंटी दी गई, किसने दी, बी और सी ने, इसका मतलब क्या होगा, ए इन केस ऑफ लॉस ए विल नॉट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स दैट लॉस, कि अगर लॉस हुआ तो ए कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। सिंपल लॉजिक देखो दोस्तों, किसको गारंटी दी गई, ए को गारंटी दी गई, तो ए को तो गारंटी दी, तो जो गारंटी दे रहा है पार्टनर यानी बी और सी वही कंट्रीब्यूट करेंगे, अगर कोई लॉस होगा दोनों ए को देंगे। तो ये तो हो नहीं सकता कि इन केस ऑफ लॉस ए विल नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड दैट लॉस, ये गलत है कि अगर लॉस होगा तो ए कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, उल्टा ए को दिया जाएगा, तो ये आंसर गलत है। बी इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट ए विल रिसीव ओनली द मिनिमम गारंटेड अमाउंट, अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, इनसफिशिएंट मतलब इतना प्रॉफिट नहीं है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, तो ए को कितना मिलेगा, जितना गारंटेड अमाउंट था। तो भाई अगर बी और सी ने ए को गारंटी दी, भाई तुम्हें हम 20,000 रुपया देंगे एज ए गारंटेड अमाउंट, और मान लो प्रॉफिट कम है, तो ए को जितनी गारंटी दी गई है उतना अमाउंट तो मिलना ही मिलना है। तो यही इसने कहा इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट इतना नहीं है, ए विल रिसीव ओनली द मिनिमम गारंटेड अमाउंट, ए को कितना मिलेगा, जितनी उसको गारंटी दी गई थी, इसलिए बी इज द राइट आंसर। सी क्या है, इन केस ऑफ लॉस आर इनसफिशिएंट प्रॉफिट ए विल विड्रॉ द मिनिमम गारंटेड अमाउंट, ऐसा कुछ नहीं है कि ये विड्रॉ कर लेगा, सिर्फ गारंटेड का मतलब ये होता है कि अगर प्रॉफिट इतना नहीं हुआ कि जो उसको गारंटेड अमाउंट था वो पूरा हो सके, तो फिर जिसने गारंटी दी है वो एक पार्टनर या दो पार्टनर दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे उस गारंटेड अमाउंट के लिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज व्हाट वुड बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ द पार्टनरशिप एक्ट इज कंपाइल्ड विद, अगर पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी। भाई बना है तो जो एग्रीमेंट में लिखा गया है वही होगी। इक्वल तो तब होता है जब प्रॉफिट शेयरिंग अपना पार्टनरशिप डीड ना बनी हो, अगर पार्टनरशिप डीड बनी है तो उसके अंदर जो एग्रीमेंट में लिखा गया है वही उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज व्हाट वुड इंटरेस्ट ऑन लोन बी अलाउड इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट और व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। सॉरी, लिखा है वुड इंटरेस्ट ऑन लोन बी अलाउड, क्या लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो या नहीं बनी हो। ऑप्शन ए नो इंटरेस्ट इज अलाउड, ऑप्शन बी अलाउड ओनली अग्रीड बाय ऑल द पार्टनर, ऑप्शन सी विल बी पेड ओनली व्हेन देयर इज सफिशिएंट प्रॉफिट, और ऑप्शन डी अलाउड एट 6% इंटरेस्ट पर एनम। तो ये आपको पहले ही पता है कि पार्टनरशिप डीड बनी हो या ना बनी हो, 6% के हिसाब से जो पार्टनर लोन देता है उसको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाते हैं। सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी बताया था कि जब पार्टनरशिप फॉर्म होती है तब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। जब प्रॉपराइटरशिप होती है यानी एक ही ओनर होता है तो हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट बना लेते हैं। लेकिन इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म हमें बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों बनाना पड़ता है, टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पार्टनर्स को सैलरी देने के लिए, पार्टनर्स को कमीशन देने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बी इज द राइट आंसर। व्हाट टाइम वुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इफ इक्वल मंथली अमाउंट इज ड्रॉन एज ड्रॉइंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो भाई अगर हम इक्वल अमाउंट मंथली विदड्रॉ कर रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो कौन सा टाइम पीरियड इसमें से सही है। देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि अगर हम बिगिनिंग, तीन चीज़ें थी, बिगिनिंग, एंड और मिडल, ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं जब हम पैसा विड्रॉ करते हैं। अगर बिगिनिंग में हो तो 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2, अगर एंड में हो तो 12 - 1 डिवाइडेड बाई 2, और अगर मिडल में हो तो 12/2। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 13/2 तो कितना आ गया 6.5, अगर इसमें होगा तो 11/2 कितना हो जाएगा 5.5, इसमें कितना हो जाएगा 6। तो अब क्या था, बिगिनिंग में क्या आंसर आया 6.5, तो ये आपको याद रखना है, 6.5 इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए जी, व्हाट बैलेंस डज ए पार्टनर्स करंट अकाउंट हैज़, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट जो होता है उसका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, इधर ए और बी, नन ऑफ द। देखिए, एक पार्टनर करंट अकाउंट जो होता है, पार्टनर का जो करंट अकाउंट होता है, मान लो दो पार्टनर हैं, ये दो कॉलम बना लिए हमने, ए और बी। इस तरफ पार्टनर्स की इनकम्स रिकॉर्ड की जाती हैं, इस तरफ पार्टनर के एक्सपेंस या लॉसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो कई बार इनकम ज़्यादा हो सकती है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, कई बार एक्सपेंस ज़्यादा हो सकते हैं तो डेबिट बैलेंस होगा। इसलिए इसमें से कोई भी बैलेंस हो सकता है, डेबिट या क्रेडिट, इसलिए आंसर रहेगा इधर ए और बी, यानी सी इसका राइट आंसर है कि डेबिट या क्रेडिट बैलेंस कोई भी हो सकता है।
इफ इज रेंट पेड टू पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर किसी पार्टनर को रेंट देना है तो क्या वो एप्रोप्रिएशन है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो हमें तब देनी है जब हमें प्रॉफिट हो। ठीक है, जैसे पार्टनर की सैलरी हमें कब देनी है? जब प्रॉफिट हो। पार्टनर्स को कैपिटल इंटरेस्ट कब देना है? जब प्रॉफिट हो। पार्टनर्स को कमीशन कब देनी है? जब प्रॉफिट हो। तो जब कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें सिर्फ तभी देनी है जब प्रॉफिट हो, उसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन। तो क्या रेंट एप्रोप्रिएशन है? बिल्कुल नहीं है, रेंट एप्रोप्रिएशन नहीं है। रेंट आपको पार्टनर्स को हर हाल में देना ही देना है, चाहे उसके लिए प्रॉफिट बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस। तो रेंट एज ए चार्ज आता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो किसी पार्टनर को रेंट देना है तो डजेंट मैटर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, हर हाल में देना है। बाकी जितनी भी चीज़ें हम पार्टनर्स को देते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट एंड कैपिटल, वो तभी देते हैं जब प्रॉफिट हो, अनलेस अदरवाइज कुछ मेंशन किया हो कि हर हाल में देना है, अदरवाइज वो तभी देनी होती है जब प्रॉफिट हो। लेकिन रेंट एक ऐसी चीज़ है जो पार्टनर्स को प्रॉफिट हो तब भी देना है और लॉस हो तब भी देना है। नेक्स्ट इज हाउ वुड यू क्लोज द पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। पार्टनर्स के ड्राइंग अकाउंट को आप कैसे क्लोज करोगे? देखिए, पार्टनर्स की जो ड्राइंग्स हैं, आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया होगा या पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया होगा। ड्राइंग्स को आप कैसे क्लोज करते हो? ड्राइंग्स हमेशा डेबिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट की डेबिट साइड में आती हैं। तो बाय ट्रांसफर टू कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट की डेबिट साइड में हम इसको ट्रांसफर करके क्लोज करते हैं, इज द राइट आंसर। ठीक है। बी है बाय ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में ड्राइंग्स नहीं आती हैं, डेबिट साइड में आती हैं। जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेज होते हैं जो पार्टनर्स से पार्टनर ने पैसा फर्म को देना होता है वापस, वो सारा डेबिट साइड में आता है। बाय ट्रांसफर टू करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, तो जैसे मैंने कहा कि क्रेडिट साइड में तो आती ही नहीं है, ड्राइंग्स कहाँ आएंगी? डेबिट साइड में। इधर बी और सी तो दोनों ही गलत हैं ये, तो इसलिए ये आंसर भी डी पार्ट भी नहीं है। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आज का, ए बी सी वर्क कैपिटल ऑफ रुपीज़, यानी ए बी सी की कैपिटल बताई है कि 50,000, 40,000 और 30,000 है। कैरिंग ऑन ए बिजनेस इन पार्टनरशिप, द फर्म रिपोर्टेड प्रॉफिट फॉर देयर वाज 80,000। फर्म का जो रिपोर्टेड प्रॉफिट है उस साल का वो 80,000 है। एज पर प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, फाइंड आउट द शेयर ऑफ ईच पार्टनर। हमें प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932, उसके हिसाब से पार्टनर का प्रॉफिट लेना है। इन द अबव अमाउंट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट दैट नो इंटरेस्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन एडवांस बाय ए। तो इसमें से ये जो 80,000 का प्रॉफिट दिया है, हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें से अभी जो ए ने एडवांस दिया था, यानी लोन दिया था 20,000 का, उस पर अभी कोई इंटरेस्ट हमने नहीं लिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट 80,000 का है। अब लोन पे कितने परसेंट इंटरेस्ट होता है? सबको पता है कि 6% होता है। तो अगर मैं 20,000 का 6% इंटरेस्ट निकालूं तो बनता है 1200। तो मेरे पास कितना बचा? 78,800 जो है वो मेरे पास प्रॉफिट है, जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इस प्रॉफिट को ए, बी और सी में बांट देना है। ठीक है, लेकिन शेयरिंग रेशो नहीं है, तो शेयरिंग रेशो ना हो तो हम इक्वली बांटेंगे, यानी 1:1:1 की रेशो में। ये चल भी नहीं रहा, चलिए। तो इसी 78,800 को हम 1:1:1 की रेशो में बांटेंगे, यानी 1/3। 78,800, इसका भी 1/3 और इसका भी सेम। तो कर लेते हैं, 78,800 डिवाइडेड बाय 3, तो 26,267 अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर आ रहा है कि 26,267 रुपये हर पार्टनर्स को दिए जाएंगे। तो आंसर रहेगा बी, 26,660। जस्ट ए सेकेंड, 26,266 नहीं है, ये 667 है। तो ये बी आंसर भी इसमें गलती आ रहा है। 26,267 जो है ये है इसका राइट आंसर। इसको एक बार फिर से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 80,000 में से हम माइनस करेंगे 1200, हमारे पास बचा 78,800, इसका डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे, तो 26,267 जो है ये सबको जाएगा। हाँ, ये जो इसने कहा था कि क्वेश्चन हमारा था फाइंड आउट द शेयर ऑफ ईच पार्टनर, तो इसमें ए पार्ट भी आंसर में जो है वो भी आ सकता है। देखिए, दो पार्टनर को तो जाएगा 26,267, लेकिन जो ए है, ए पे ध्यान दो, एक तो इसको प्रॉफिट का 26,267 मिलेगा
और प्लस इसको 1200 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिला था। अगर वो भी हम ऐड कर दें, तो ऐड कर दें 7 6 2 और 2 4 6 और 1 7 27,467, तो तब ये आंसर बनता है। लेकिन यहाँ पे उसने कहा है कि शेयर ऑफ ईच पार्टनर, यानी प्रॉफिट का शेयर, उसके हिसाब से हमारा शेयर जो बनता है 26,267 बनता है, जो कि हमारा आंसर है। और ये जो 4 ऑप्शन दिए उसमें ये आंसर नहीं है, इसलिए आप ये याद रखो कि इसका आंसर रहेगा 26,267। चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलिए 200 क्वेश्चन आज के डिस्कस करने थे, वो हमने आज कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट 25 या 30 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।